आज इस हेडिंग में ध्यान देंगे सभी लोग इस लेसन की जो हेडिंग है प्रेरकों का ये श्रेणी संयोजन। तो इसमें माना गया L1 और L2 दो कुंडलियां हैं जिनके स्व प्रेरकत्व L1 L2 है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहली कुंडली का दूसरा सिरा दूसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ा गया है। तो इस तरह का ये संयोजन जो होता है ये इन सीरीज होता है, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में जो धारा होगी दोनों प्रेरकों में समान होगी, लेकिन ये जो वोल्टेज होगा दोनों प्रेरकों में वो अलग अलग होगा। पहले प्रेरक का वोल्टेज E1 और दूसरे का होगा E2, और जो सप्लाई का टोटल वोल्टेज होगा तो इस सप्लाई का टोटल वोल्टेज हम मान लेंगे यह A। इसमें देखो यह E इक्वल टू होगा, E इक्वल टू देख रहे हैं E1 प्लस E2 होगा। और चूँकि ये जानते हैं कि L बराबर होता है माइनस E अपान ये dIdt होता है dIdt, या यहाँ E इक्वल्स टू होगा, E इक्वल टू होगा यहाँ L ये dIdt होगा। तो इसमें ध्यान देंगे जो E1 है तो यहाँ L1 कर लेंगे, क्योंकि धारा प्रवाह तो सब में समान होगा। E की जगह पर L dIdt माइनस L dIdt, और इसके जगह पर L1 माइनस, यहाँ तो माइनस चिन्ह तो दोनों में कॉमन होगा, एंड dIdt, और ये प्लस होगा dIdt, तो L2 dIdt, तो dIdt से भाग दे देंगे तो L बराबर होगा L इक्वल टू होगा L1 प्लस L2। कहने का मतलब ये जो देख रहे हैं जैसे समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बताया गया था, तो प्रतिरोधों के संयोजन जैसा ही प्रेरकों का संयोजन है। प्रतिरोधों के संयोजन में हम बताए थे श्रेणी समांतर, तो श्रेणी क्रम में बताया गया था सभी प्रतिरोधों का योगफल जो होता है तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसमें भी देखो दो प्रेरकत्व तो है L1 L2, दोनों का योगफल क्या होगा, तुल्य प्रेरकत्व L होगा। अब इसके बाद देखेंगे समांतर क्रम, और समांतर क्रम में ध्यान देना जितने प्रेरक होंगे सभी प्रेरकों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा गया होगा। तो इस तरह का जो संयोजन होगा वो कहलाएगा समांतर क्रम। ये पैरेलल होगा समांतर क्रम। तो इसमें ध्यान देना इस जो सप्लाई है उसका जो वोल्टेज होगा उसको E से मान लेंगे, और इसका स्व प्रेरकत्व L1 और इसका होगा L2। इसमें जो धारा होगी ध्यान देंगे सभी प्रेरकों के सिरों के बीच वोल्टेज तो वही होगा, लेकिन इसमें धारा होगी I1 और इसमें धारा होगी I2, सप्लाई की धारा I। फिर इस तरह से दोनों धारा I बराबर यह I1 प्लस होगा I2। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में जो संयोजन होगा प्रेरकों का, तो ध्यान दो इसमें जो कुल धारा I है तो कुल धारा I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। इसमें धारा तो प्रेरकों के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन वोल्टेज जो विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो समान होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। अब देखो चूंकि अभी हम बता रहे थे तुम लोगों को कि E इक्वल टू बताया गया कि L dIdt होता है, तो ये dIdt क्या होगा, तो dIdt इक्वल्स टू हो जाएगा E अपान L होगा। E तो सब में समान होगा। अब बताओ यहाँ I है तो यहाँ हम dIdt धारा परिवर्तन दिखा रहे हैं, तो ये जैसे स्रोत की जो धारा है सप्लाई जो दे रहे हैं, यदि उसके मान में परिवर्तन करेंगे तो L1 L2 में भी धारा का मान परिवर्तित होगा। तो L1 की जगह पर dI1 और प्लस से हो जाएगा dI2। तो इसमें dt से भाग दे देते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा दोनों पक्षों में dt से भाग देने पर। तो dt से भाग देना बताओ di अपान dt की जगह पर मान होगा ये माइनस होगा E अपान L1, और ये होगा माइनस इसके जगह पर होगा E अपान L1, और ये माइनस E अपान होगा L2। देखो इसमें क्या करेंगे, माइनस E से भाग दे देंगे, तो माइनस E से भाग देंगे तो कैंसिल होगा ये 1 अपान L1 इक्वल्स 1 अपान L इक्वल्स टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। इसमें समांतर क्रम में जोड़े गए प्रेरकों के व्युत्क्रमों का योगफल तुल्य प्रेरकत्व L के बराबर होता है। मतलब इसमें प्रेरकों का जो स्व प्रेरकत्व होता है, सबसे कम से कम जो प्रेरक होगा उससे भी कम तुल्य प्रेरकत्व आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योगफल होता है।
तो इस तरह से प्रेरकों का संयोजन प्रतिरोधों जैसा श्रेणी समांतर बताया गया। जैसे प्रतिरोधों में समांतर क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर, बिल्कुल वही तुल्य प्रेरकत्व उन प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें प्रेरकों का संयोजन हो गया। देखो एक चीज हम बता रहे हैं, क्रोड का प्रभाव। जैसे कुंडली है तो कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो धारा क्या होती है, धारा जब प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो कुंडली के अंदर यदि क्रोड रख लें, नर्म लोहे का एक क्रोड रख लें, तो क्रोड रखने से प्रेरकत्व का मान, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मान काफी बढ़ जाता है। तो प्रेरक नर कुंडलियों के अंदर नर्म लोहा रखने से प्रेरकत्व का मान, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मान काफी बढ़ जाता है, याद रखेंगे। अब इसके बाद देखो बता रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरक। अन्योन्य प्रेरकत्व तो पहले देखो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरक, म्यूचुअल इंडक्शन। ध्यान देना, ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है, अन्योन्य प्रेरण क्या है। इसके पहले हम स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन बताए थे तुम लोगों को, और उसमें कहा गया था कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें या उसके मान में परिवर्तन करें तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। लेकिन आज म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें ध्यान दो। इसमें हम बताएंगे दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें या उसके मान में परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की यह घटना कहलाएगी अन्योन्य प्रेरण। जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें या उसके मान में परिवर्तन किया जाए तो स्वयं द्वितीय कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ध्यान देंगे। अब देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ध्यान देंगे। देखो अभी हम बता रहे थे कि दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें या उसके मान में परिवर्तन करें तो द्वितीय कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब ये बात है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, तो ध्यान दो। इसमें मान लेंगे, माना कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φ2 मानेंगे तो ये होगा N2 φ2। N2 φ2 इक्वल समानुपाती होगा I1 या N2 φ2 इक्वल्स टू N2 φ2 इक्वल टू होगा N2 φ2 इक्वल टू MI1, जहाँ M एक नियतांक है, जहाँ M एक नियतांक है, जहाँ M एक नियतांक है जिसे कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। या देखो इसमें M इक्वल्स टू होगा N2 φ2 अपान I1।
इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि हम I1 इक्वल्स टू लिखें, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, तब M इक्वल टू होगा, तब M इक्वल टू होगा N2 इसका मतलब ध्यान दो, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब इसके बाद तो अभी लेसन चल रहा है समापन की ओर। अब इसमें देखेंगे दो समाक्ष लंबी परिनालिकाओं का के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके बाद ध्यान देना, दो लंबी समाक्ष परिनालिकाओं के बीच परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो इसमें मान लेंगे, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसमें कुछ तार के फेरे लगे हुए हैं, समाप्त है, ध्यान देंगे। समाक्ष का मतलब जानते हो, उसकी अक्ष जो होगी, जैसे अक्ष जानते होंगे परिनालिकाओं की जो अक्षें होती हैं वो एक ही दिशा में होती है। दो लंबी समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ध्यान दो, इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई को तो हम L1 मान लेंगे, और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, ध्यान देना, समाक्ष लंबी परिनालिकाएं हैं, लंबाई इसकी L1 मानेंगे और इसमें फेरों की संख्या मान लेंगे N1, और इसी के ऊपर एक दूसरी परिनालिका लिपटी होगी और दूसरी परिनालिका में जो फेरों की संख्या होगी उसको हम मान लेंगे फेरों की संख्या N2 और इसकी लंबाई होगी L2। तो देखो, N1 फेरों वाली परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, N1 फेरों वाली लंबी परिनालिका N1 फेरों वाली लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होगा B1। चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर नॉट म्यू N1, इसमें धारा है N1, धारा है I1, अपान होगा L1। देख रहे हैं N1 फेरों वाली लंबी परिनालिका का ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, B1 इक्वल्स टू नॉट म्यू N1 I1 अपान L1 है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो दूसरी परिनालिका है उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, ध्यान देंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स तो जानते हैं, बताया गया था तुम लोगों को। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये दूसरी जो परिनालिका है, दूसरी परिनालिका के प्रत्येक फेरे से
दूसरी परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय जो फ्लक्स होगा वो होगा φ2, और φ2 बराबर होगा B1A। अब B1 का मान तो हम रख लेंगे, φ2 = B1 का मान होगा नॉट म्यू N1 N1I1 अपान L1 इंटू A। इसमें देखो, अब यदि हम मान लेंगे, यदि दूसरी परिनालिका में फेरों की संख्या N2 हो तो दूसरी परिनालिका के N2 हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हो, तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यम इक्वल टू, अभी हम बताए हैं कि N2 φ2 अपान होगा I1। तो इसमें देखो φ2 का तो मान हम रख लेंगे, जो φ2 यहाँ देख रहा है इसका मान रखेंगे, तो यम इक्वल टू होगा N2, और φ2 है नॉट म्यू N1I1A, और अपान होगा L1I1। तो I1 से I1 तो कट जाएगा, और यम इक्वल टू हुआ नॉट म्यू N1 N2 अपान L1 इंटू A। इतना होगा हेनरी, इसका भी मात्रक हेनरी ही होता है, ध्यान देना। अब इसके बाद देख रहे थे अभी दो लंबी समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, ये बताया गया। इसके बाद देखो समतल कुंडली का भी, दो समतल कुंडलियों का भी इसी प्रकार लिखेंगे जैसे पहले बताए थे हम। B1 बराबर वहाँ यहाँ 2R1 सिर्फ कर लेंगे, फेरों की संख्या N1 ही होगा, और उस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जब N2 मानेंगे तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 मानेंगे तो कुंडलियों के बीच बिल्कुल इसी तरह से, केवल यहाँ B1 जो है उसका मान यहाँ लिखेंगे, बस 2R1 लिखेंगे, बाकी सब वही होगा। तो अब इसके बाद हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ये लास्ट हेडिंग है भंवर धारा ईडी करंट। देखो ईडी करंट क्या है, भंवर धारा क्या है, उसका उपयोग है क्या है, लाभ हानि बताएंगे। तो देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं मार्केट में, बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर मिलते हैं, देखे होंगे, या वो एसी प्रत्यावर्ती धारा वाला ट्रांसफार्मर देखे होंगे जो वो वोल्टेज को चेंज करता है। उसमें होता है कि नर्म लोहे की बहुत पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बनाया जाता है, और उसी क्रोड के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए, क्यों नहीं एक ठोस लोहे का टुकड़ा ले लें, तो ठोस लोहे का टुकड़ा लेंगे तो भंवर धाराएं उसमें बहुत काफ़ी उत्पन्न होंगी। अब भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो हीट होगा, गर्म होकर कुंडली जल जाएगी। इससे बचाने के लिए मतलब भंवर धाराओं से बचाने के लिए क्रोड का प्रयोग होता है, एक ठोस लोहे का नहीं। जैसा कि ध्यान दो, यदि किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा रखा जाए तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में जल के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। इन धाराओं का उपयोग जैसे जो प्रेरण भट्ठियाँ होती हैं जिसमें लोहे को गलाया जाता है, उसमें ये धाराएं उत्पन्न करके, और टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाता है, गल जाता है लोहा। विद्युत रेलगाड़ियों में जो ड्रम लगे होते हैं पहियों की धुरी के बीच, उसमें भंवर धाराएं भेजकर ड्रम को रोका जाता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाकर। तो इस तरह से देखते हैं, भंवर धारा का मतलब याद रखेंगे, यदि किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में
एक ठोस धातु का टुकड़ा रखते हैं तो टुकड़े के संपूर्ण आयतन में जल के समान चक्कर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन धाराओं को कहते हैं भंवर धारा, एडी करंट। इसके बाद तो ये लेसन अब समाप्त हो जाता है। एक लेसन है इसमें, वह लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा इसके बाद जो शुरू करेंगे, और वह होगा एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन। उसके बाद एक छोटा सा लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद ये पूरा फर्स्ट पेपर समाप्त होगा। तो उसके बाद तो एग्ज़ाम के लिए कुछ तुम लोगों को हम बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, देंगे, तब सेकंड पेपर की शुरुआत होगी। इसको बंद करना।